सीएम योगी जिले को देंगे 95 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में भी होंगे शामिल। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। 3 जनवरी से लगेगी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। कानपुर, कन्नौज, नोएडा समेत 50 ठिकानों पर छापेमारी। धर्मनगरी वाराणसी में अनूठे अंदाज में नए साल का स्वागत। 1001 शंखों की ध्वनि के साथ 2022 का स्वागत। बाबा विश्वनाथ मंदिर से शुभारंभ। कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर में नए साल का जश्न। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया में आतिशबाजी कर लोगों ने की 2021 की विदाई। नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 13 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना रात के लगभग 2:45 बजे के आसपास हुई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी बात पर तर्क को लेकर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ का माहौल हो गया। घटना की सूचना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई मौतों से अत्यंत दुखी हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने भी हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रात के करीब 2:45 बजे के आसपास ये भगदड़ मची। 12 लोगों की मौत हुई है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीएम ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और मदद की बात भी की है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मां वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से अत्यंत दुखित हूं। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से बातचीत हुई है। प्रशासन घायलों के इलाज के लिए सुविधा मुहैया करा रहा है और इस हादसे में जो जान गई है उसके लिए मैं अत्यंत व्यथित हूं। और सीएम योगी ने भी ट्वीट किया, माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख व्यक्त किया है। दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। शोक संतप्त परिजनों के साथ हूं। तो सीएम योगी ने भी इस पूरे हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सर, वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 2 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे। मैं तो बीच में पहले नहीं, वहाँ तक रोड में पूरी वहाँ नहीं था, भगदड़ मची जब है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था। उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था। तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं बाहर कैसे निकलूं। हमें अफवाहें फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा है खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बचे और हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है। माता वैष्णो देवी के भवन के ऊपर रात को जो भगदड़ हुई है, नए साल पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा। बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ। और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो, चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगति इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है।
इसी तरह ही लतड़े गए, एक नीचे आ गए, ऐसे कुछ हो गया बस। उस समय क्या हुआ था जब आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे? कितने लोग यहाँ पर अचानक पहुंच गए? बहुत ज्यादा लोग थे वहाँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी के साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था। कहने का मतलब आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता है ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदाऊं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया, तो जो बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहाँ पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे, पंजाब से, दिल्ली से, बाकी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अचानक लगभग 12:30 बजे के करीब जहाँ भगदड़ हो जाती है, जो लोगों का कहना है कि रास्ता बहुत संकरा था और एकाएक लोग जो है वो दर्शन करने की होड़ में माता के भवन की ओर निकलने लगे और जो लोग वापस आ रहे थे उनके आपस में धक्का मुक्की हुई। उसके बाद ही भगदड़ मचती गई और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। लेकिन यात्रा अगर आप देखें तो अभी भी सुचारू है। कटरा में बहुत ज्यादा भीड़ है, कतारें लंबी लग चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू है। हर कोई नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पर अपने को शीश झुकाने के लिए आता है, मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो माता के दर्शन के लिए लोगों का सिलसिला पहुंचने का लगातार जारी है। कैमरामैन राजवीर के साथ पवन शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, कटरा। और देश के करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए नए साल का पहला दिन बेहद खास रहने वाला है। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान योजना की 10वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 10वीं किस्त के 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। 10वीं किस्त को प्रधानमंत्री मोदी किसानों के खाते में 2,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब तक कुल 9 किस्तें मिल चुकी हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें 9वीं किस्त नहीं मिली है, तो ऐसे में उनके खाते में 4,000 रुपए आएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना के तहत साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नव वर्ष 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान की 10वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि के ट्रांसफर से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचेगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर को नए साल के पहले दिन ही बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर करीब 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। आजम खान के गढ़ में सीएम योगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के तहत मिलक के रठौड़ा में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर के जरिए रठौड़ा पहुंचेंगे। इसके बाद 3 बजे यानी कि 2:55 पर वो कार्यक्रम स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां से करेंगे। इसके बाद करीब 3:55 पर यानी कि आज 4 बजे के आसपास वो वापस लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं। और अब बात करते हैं आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी की। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद शुक्रवार से कन्नौज में एसपी एमएलसी और इत्र कारोबारी पंपी जैन के घर पर आईटी की रेड डाली गई। आईटी की टीमों ने कन्नौज के साथ पंपी जैन के रिश्तेदार और पार्टनर के घर दफ्तर पर भी छापेमारी की। इतना ही नहीं, पंपी के मुंबई दफ्तर और घर पर छापेमारी की, जहां पर उनके बैंक खातों की जानकारी ली गई। दिल्ली, सूरत, लखनऊ, नोएडा, अंबेडकर नगर में आईटी ने इत्र और गुटखा कारोबारियों के घर पर रेड डाली। जो भी वहां से अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं उनको अपने साथ लिया। उनको आईटी की टीम अपने साथ लेकर गई है। कन्नौज में भी पंपी के घर पर छापेमारी जारी है।
और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार कल हमने देखा था बहुत सारी जगहों पर छापेमारी की गई थी और बताया ये जा रहा है कि अब भी पंपी के घर पर छापेमारी हो रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम 25 घंटे का समय होने को है। पंपी जैन और मीर मियां के जो प्रतिष्ठान है उस पर एक साथ छापेमारी की शुरुआत हुई और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, लोगों की क्यूरियोसिटी और खासकर अधिकारियों के अंदर भी और क्यूरियोसिटी है कि और कहां इनके यहाँ और इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें आ रही हैं। अभी तक 150 से ज्यादा इनकम टैक्स के कर्मचारी इसमें लगे हैं। जीएसटी की टीम की मदद ली जा रही है कि जिस प्रकार से पंपी जैन के कानपुर में जो उसके समधी हैं और उनके भाई के समधी हैं और उनके एक बहनोई रिश्ते के हैं, उनके यहाँ भी देर रात तक छापेमारी की कार्रवाई चली। लगभग 12:50 पे वो वाइंड अप हुई है। उसके बाद जो ऑफिसर्स थे वहां से कहां गए किसी को नहीं पता। जो उनके साथ फोर्स आया था वापस पुलिस लाइन पर भेज दिया गया है। जिस प्रकार से हमारी सूत्रों ने बताया कि आज फिर 9 बजे के बाद से उन्हें बुलाया गया है, लेकिन पुलिस लाइन को ये रिजर्व करके कराया कि कानपुर में फिर कहीं छापेमारी जाना है, क्योंकि ये सब चीजें डिस्क्लोज नहीं होती। लेकिन सुबह 9 बजे का टाइम रिजर्व रखा गया था, जिसमें 1 उपनिरीक्षक और 8 कांस्टेबल्स के लिए कहा गया है और एक वाहन। अमित, ये बताइए, कल से लेकर आज तक कई जगहों पर छापेमारी हुई और अब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आज भी हो सकता है 9 बजे के बाद कई जगहों पर छापेमारी हो, अब तक क्या कुछ यहां से मिला है, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है नीलू जी कि 24 घंटे के से ज्यादा समय होने को अभी तक ना तो कोई प्रेस रिलीज जारी हुई, ना तो कोई ऐसी हलचल हुई, न ट्रंक सामने आए, न ताले सामने आए, न लैपटॉप सामने आया और ना ही नोट काउंटिंग की कोई मशीन आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं जांच का मामला है। जो हमारे पास सूत्र बताते हैं कि 2016, 17, 18, 19, 20, 20, 21 जो फाइनेंशियल ईयर इनके कुछ पेपर्स को, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो यहां से इनका माल बाहर जाता है, माल इन द सेंस केमिकल जो यूज होता है, जो परफ्यूम यूज होता है, जो उनके फ्रीगन्स होते हैं, वो यहां से बाहर जाते हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट में है, यूके में है, फ्रांस में है और मैनचेस्टर में, नटफोर्ट में है, सेंट्रल लंदन में, ऐसी तमाम जगह जाते हैं। कस्टम्स के क्लियरेंस का भी कुछ पेपर्स देखे जा रहे हैं। हालांकि बड़ा एक बिंदु पर जांच हो रही, जहां एक और पहले 7 अधिकारी उनके घर पे थे, फिर दोपहर बाद एक शिफ्ट गया कि उनके वर्कशॉप पे गई, पेट्रोल पंप पे गई, कोल्ड स्टोरेज पे गई। अभी तक फिलहाल कोई चीज ऐसे उभर के नहीं आ रही है जो मीडिया से वो शेयर कर सके या मीडिया तो क्या हम इसको इस तरह से माने कि एक तरह से बही खातों की, चाहे वो जीएसटी चोरी की बात हो या फिर आईटी चोरी की बात हो, आईटी रिटर्न सही तरीके से नहीं भरा गया, क्या इस मामले पर ये छापेमारी काफी अहम मानी जा रही है इसको लेकर? बिल्कुल सही कहा नीलू जी आपने। यही एक अभी तक का एग्जाम किया जा रहा है या प्रिडिक्ट किया जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि टैक्स का कोई ऐसा जो टैक्स जमा किया जाता है, क्योंकि ये 10-15 लाख 20 लाख का टैक्सेशन जमा करने वाले लोग नहीं, क्योंकि इनका टर्नओवर ही बहुत बड़ा है और पिछले 35 से 40 साल से ये खुद कर रहे हैं। इनके फादर भी इसी काम में थे और जिस जैन मोहल्ले में उस जैन में क्योंकि पीयूष के यहाँ छापेमारी हुई, यहाँ करोड़ों पे निकला, तो इनकम टैक्स के अधिकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट रिवीजन में कोई इनको रिलैक्सेशन मिल जाए। इसीलिए एक साथ तमाम जगह ताबड़तोड़ छापेमारी, चाहे कैनाल रोड की बात करें, आनंदपुर की बात करें, स्वरूप नगर की बात करें, कन्नौज के 4 ठिकानों की बात करें, पेट्रोल पंप की बात करें, कोल्ड स्टोरेज की बात करें या उनके गोडाउन की बात करें या मुंबई के उनके फ्लैट की बात करें या इसके अलावा जहां उनके रिलेटिव्स हैं नोएडा में उनकी बात करें, अभी तक सिर्फ पूछताछ चल रही है। ना तो नोएडा से, ना लखनऊ से, ना कानपुर से और ना ही कन्नौज से अभी तक कोई फीडबैक आया, ना तो प्रेस रिलीज आई। अब देखना ही होगा जैसे दिन चढ़ता जाएगा या इन्वेस्टिगेशन का टाइम एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है लोकेश, बिल्कुल लोकेश भी हमारे साथ कन्नौज से जुड़े हुए हैं। लोकेश, वहां पर क्या हाल है? क्या रात भर वहां पर भी छापेमारी चली है और एक बार फिर से आज क्या छापेमारी देखने को मिल सकती है कन्नौज में अलग अलग ठिकानों पर पंपी जैन के? देखिए, आपको बता दूं नीलू, ये जो मैं खड़ा हूं इस समय पंपी जैन के घर के बाहर। कल जो आपको दिखाते हैं, कल जो हलचल थी, आज देखिए आप बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। कल यहाँ पर तमाम पुलिस के जवान बैठे हुए थे और अंदर से आना जाना था। अभी कुछ समय पहले पंपी जैन घर के बाहर निकले थे और मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की और जिस तरीके का ये सन्नाटा है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ बड़ा होता नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पीयूष जैन का मामला था, आप बराबर देख रही थी, कहीं कटर जा रहा था, कहीं हथौड़ा जा रहा था, कहीं चाबी तिजोरी काटने के लिए मशीनें जा रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। सिर्फ अफसर आए और अफसरों की 2-3 टीमें आई जो आई और गई यही करती रही। इसके अलावा यहाँ 4 जो ठिकाने हैं इनके, वहां उन प्रतिष्ठानों पर भी कन्नौज में गई और कुल मिलाकर ये जो सन्नाटा यहाँ पे पुलिस बल, अगर यहाँ कुछ मिल रहा होता या कुछ होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस के बिल्कुल तो हलचल दिखाई देती, लेकिन ऑफिसर्स की टीम यहाँ पर पहुंची, पूछताछ हुई, लेकिन
अब तक यहाँ से अगर कन्नौज की बात की जाए कुछ ऐसी चीजें बरामद नहीं हुई है। अब देखना होगा आज दिन चढ़ने के साथ और कहां छापेमारी होती है और क्या कुछ छापेमारी में निकल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नियम नहीं मान रहे हैं नेता, शादी में नहीं दिखा पाबंदियों का कोई असर, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी, 198 नए मामले आए सामने, 30 की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री। बीते 24 घंटे में कोरोना के 77 नए मरीज मिले, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक और मामला, अब तक कुल 17 केस आ चुके हैं सामने। पुडुचेरी में 31 जनवरी तक के लिए नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के टूटे सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 32,000 से ज्यादा मामले। लाई से भरे हुए कंटेनर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बागपत में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में कई लोगों के झुलसने की आशंका, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स की छापेमारी, इनकम टैक्स की मुंबई यूनिट कर रही है 50 ठिकानों पर छापेमारी। कन्नौज में पीयूष जैन के बाद इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज। कन्नौज में इत्र कारोबारी मलिक मियां के घर पर भी आईटी की छापेमारी, तो अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी हाजी नसीम के ठिकानों पर भी छापेमारी। मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष में दूसरे पक्ष की महिला को जमकर पीटा, महिला गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। गाजियाबाद में एक युवक के हाथ रस्सी से बांधकर बदमाशों ने जबरन खिलाई हरी मिर्ची, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल, एटीएम लूटकांड में शामिल थे बदमाश। हरदोई में बदमाशों ने घर जा रहे पत्रकार से की लूटपाट, पत्रकार से छीने 4500 रुपए, मोबाइल भी छीन कर ले गए बदमाश। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को दिन दहाड़े मारी गोली, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, कई मामलों में चल रहा था वांछित। आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने चाट विक्रेता पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई आरोपी की पहचान, आरोपी आबकारी विभाग का निलंबित सिपाही है। झांसी के तिब्बतियन मार्केट में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना से बाजार में हड़कंप।